दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि सन 1980 में साउथ कोरिया में घटी थी। इस घटना ने न सिर्फ साउथ कोरिया के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अब 1980 में ऐसा क्या हुआ था वो तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है। इस ड्राइवर का नाम किम है जो कि एक अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करता रहता है। कई बार तो वो मदद करने की वजह से लोगों से टैक्सी का किराया भी नहीं लेता और उसकी इसी आदत की वजह से वो अच्छे पैसे नहीं कमा पाता, जिस वजह से वो टाइम पर अपने घर का किराया भी नहीं दे पाता और पैसों की कमी के चलते उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस शहर में किम रहता है वहाँ आंदोलन चल रहा होता है और वहाँ के स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन प्रोटेस्ट की वजह से उसका काफी नुकसान होता है क्योंकि आंदोलन के चलते रोड पर कोई सवारी नहीं मिल पाती और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिस वजह से उसकी कोई कमाई नहीं हो पाती और उसकी कमाई का जरिया आंदोलन की वजह से ठप हो गया था। और निराश होकर वो वापस अपने घर चला जाता है जहां उसकी 7 साल की बेटी उसका वेट करती है। दरअसल किम की वाइफ मर चुकी है और वो एक छोटे से किराए के घर में अपनी बेटी के साथ रहता है। सुबह से शाम तक वो टैक्सी चलाता है और जैसे ही शाम होती है तो वो वापस अपने घर आ जाता है। अब जब वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी को किसी ने मारा है। फिर वो समझ जाता है कि मकान मालकिन के बेटे ने उसकी बेटी को मारा होगा, जिसके बाद वो सीधा मकान मालकिन के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना बंद करो। लेकिन मकान मालकिन उल्टा किम की बेटी को दोषी ठहरा देती है और कहती है कि उसने ही मेरे बेटे को मारा है। इसके बाद वो कहता है कि कुछ दिन में वो किराया भर देगा, लेकिन उसकी बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा। ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है, लेकिन वो परेशान हो जाता है क्योंकि आंदोलन की वजह से वैसे ही उसकी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी और ऊपर से 4 महीने का किराया। इन सब से वो परेशान होकर अपने दोस्त के पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन वो भी पैसे देने से मना कर देता है। तभी किम पास में बैठे कुछ और टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनता है जो कि किसी फॉरेनर के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर उस आदमी को सेफली ग्वांगजू शहर तक पहुंचा दिया तो वो उसे पूरा 10 गुना किराया देगा। इतना सुनते ही किम वहां से चला जाता है क्योंकि उसे सिर्फ उसका किराया दिख रहा था जिससे उसके घर का खर्चा चलेगा, साथ ही वो अपना रेंट भी दे पाएगा। वहीं दूसरे सीन में हमें जर्जन हिंसपिटर नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जिसके बारे में वो टैक्सी ड्राइवर बात कर रहे थे। वैसे तो वो जर्मनी का रहने वाला है, लेकिन वो फिलहाल एक जापानीज न्यूज एजेंसी के लिए न्यूज रिपोर्टर का काम करता है और साउथ कोरिया में स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे कवर करने के लिए आया है। अब किम सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है ताकि वो उस टैक्सी ड्राइवर से पहले ही जर्जन को रिसीव कर सके, और होता भी ऐसा ही है। वो एजेंसी के ड्राइवर से पहले ही वहाँ पहुंच जाता है और जर्जन से बोलता है कि चलो मैं आपको लेने आया हूँ। जर्जन के साथ एक कोरियन रिपोर्टर भी होता है जो किम से पूछता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, क्योंकि जर्जन ने एजेंसी को पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया था कि टैक्सी ड्राइवर को इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो दोनों आसानी से कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद किम टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर जर्जन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद उनके बीच ये डील होती है कि अगर किम ने जर्जन को सावधानी से ग्वांगजू शहर पहुंचा दिया तो वो उसे 1 लाख वोन देंगे। इतने पैसे सुनकर किम फटाक से मान जाता है और जल्दी से जर्जन को अपनी टैक्सी में बिठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जर्जन भी उसकी टैक्सी में इसलिए बैठ जाता है क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता। अब दोनों टैक्सी में बैठकर ग्वांगजू शहर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किम को पता नहीं होता कि उस शहर में किसी भी रिपोर्टर को जाने की परमिशन नहीं है। वहाँ सब कुछ बंद कर दिया गया है। यही कारण था कि सिर्फ सियोल से ग्वांगजू शहर तक जाने के लिए इतने सारे पैसे दिए जा रहे थे क्योंकि कोई भी टैक्सी ड्राइवर जर्जन के साथ जाने को तैयार नहीं था। अब किम और जर्जन आपस में बात करते हैं, लेकिन किम को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर जर्जन समझ जाता है कि इस ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब किम सियोल शहर के बॉर्डर पर था, लेकिन वहाँ पहले से ही मिलिट्री ने नाकाबंदी कर रखी थी। मिलिट्री आर्मी को देखकर जर्जन अपना कैमरा छिपा लेता है। वो किम से बोलता है कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। इसके बाद किम टैक्सी से बाहर आकर आर्मी से बात करता है। फिर आर्मी ऑफिसर बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें नहीं पता कि आगे जाना मना है, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। जिसके बाद किम अपनी टैक्सी वापस ले जाता है और जर्जन से बोलता है कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए तुम यहीं से चले जाओ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तुम मुझे मेरा किराया दे दो ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। लेकिन जर्जन किम को सिर्फ आधे पैसे देता है और उससे बोलता है कि आधे पैसे तभी मिलेंगे जब तुम मुझे ग्वांगजू तक पहुंचा दोगे, यानी कि आधे पैसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। इसके बाद किम उससे पूछता है कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, तुम्हारा जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम वापस चलो। लेकिन जर्जन बोलता है कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब जर्जन ने क्या बोला वो तो किम को समझ नहीं आता, लेकिन उसे बस बिजनेस वर्ड समझ आता है, इसलिए वो सोचने लगता है कि ये आदमी बिजनेसमैन है। इसके बाद किम उसे एक जंगल के रास्ते लेकर जाता है ताकि वो जल्दी से वहाँ पहुंच सके, लेकिन इस रास्ते में भी उसे चेक पोस्ट दिखता है। इसके बाद किम टैक्सी से उतरकर आर्मी से बोलता है कि हमें जाने दे, क्योंकि मेरे साथ जो आदमी मौजूद है वो जर्मनी से है
और वो अगर आज ग्वांगजू नहीं पहुंच पाया तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि ये वापस अपने देश जाना चाहता है और ये तभी हो पाएगा जब ये अपने डॉक्यूमेंट लाएगा। किम की बात सुनकर आर्मी ऑफिसर उन दोनों को जाने देता है। इसके बाद वो दोनों ग्वांगजू शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरा शहर बंद होता है और पूरे रोड पर सन्नाटा होता है। तभी जर्गन अपना कैमरा निकालता है और उस माहौल को रिकॉर्ड करने लगता है। जब किम ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि ये एक न्यूज रिपोर्टर है। तभी किम की टैक्सी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते। ये वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो उनकी टैक्सी को वही रोक देते हैं। तभी किम उन्हें बताता है उसके साथ एक रिपोर्टर है जो कि स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना चाहता है, साथ ही यहाँ क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड करना चाहता है। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कोरियन मीडिया अपने न्यूज चैनल पर दिखा रही थी वो सब मिलिट्री के कहने पर दिखा रही थी और सारी खबरें गलत थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि वहाँ की आर्मी बेकसूर लोगों की जानें ले रही थी, उन्हें गोलियों से मार रही थी और ऐसा कुछ भी न्यूज में नहीं दिखाया जा रहा था। इसलिए वो सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि अब कोरियन आर्मी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन उनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, सिर्फ एक स्टूडेंट को आती थी जिसका नाम रयू जून योएल होता है। फिर वो जर्जन से बात करता है और जर्जन उन्हें बताता है कि वो एक न्यूज रिपोर्टर है जो कि कोरियन न्यूज को कवर करने आया है। ये सुनने के बाद वो लोग जर्जन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जर्जन को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो सभी जख्मी लोग थे जिन्हें कोरियन आर्मी ने बेरमी से मारा था। वही किम भी सोचने लगता है कि अब रिपोर्टर तो चला गया, इसलिए मैं भी अपने घर वापस चला जाता हूँ। इसलिए वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी किम को रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो कि काफी दर्द में थी। इसलिए वो उस औरत को अपनी टैक्सी में बिठा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। किम उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ जर्जन उन स्टूडेंट्स के साथ गया था। किम वहाँ इतने सारे लोगों को तड़पता हुआ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि न्यूज में जो कुछ बताया जा रहा है वो सब गलत है। वही जर्जन भी वही होता है। जर्जन और रयू किम को देखते हैं, उन्हें लगता है कि किम यहाँ अपने पैसे लेने आया है, तो वो किम से झगड़ा करते हैं। लेकिन किम बोलता है कि ये लो, तुम एडवांस भी अपने पास रख लो और अब जब तक मैं जर्जन को सही सलामत सियोल तक नहीं ले जाता मुझे एक पैसा भी मत देना। ये सब देखकर वो लोग फिर हॉस्पिटल की छत पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर किम देखता है कि कैसे कोरियन आर्मी अंधाधुंध मासूम लोगों को मार रही है। ये सब देखकर वो सहम जाता है। वही जर्जन ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन जर्जन और पास से इस नजारे को रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए वो रयू के साथ नीचे आने लगता है। लेकिन किम उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जर्जन अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे पहुंच जाता है जहां आर्मी के लोग खड़े होते हैं। फिर किम भी उनके साथ आ जाता है, लेकिन जब वो लोग नीचे आते हैं तो आर्मी को पता चल जाता है कि वो एक रिपोर्टर है, इसलिए वो उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी किम जर्गन को अपनी टैक्सी में बैठाकर काफी दूर ले आता है और आर्मी वालों से बचा लेता है, लेकिन उसकी टैक्सी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लोग वही फंस जाते हैं। इसके बाद वहाँ कुछ और टैक्सी वाले आते हैं, फिर वो उनकी मदद करते हैं और किम से कहते हैं कि तुम्हारी टैक्सी कल सुबह तक सही हो पाएगी, इसलिए तब तक तुम सब लोग उनके घर पर रुककर वेट कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग ड्राइवर के घर चले जाते हैं, वो वहाँ खाना खाते हैं। इसी दौरान उनको पता चलता है कि जर्जन एक रिपोर्टर है जो कोरिया के लोगों की मदद करने आया है और किम भी उन सबकी हेल्प कर रहा है। लेकिन जब वो घर के अंदर होते हैं तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें एक जगह आग दिखती है। जब वो सब लोग वहां पहुंचते हैं तो वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वहां आर्मी खुलेआम लोगों पर गोलियां चला रही थी। ये सब देखकर किम को यकीन नहीं होता कि आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो लोग वहां पड़े घायल लोगों की मदद करने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ आर्मी ऑफिसर उन्हें वहां देख लेते हैं, जिसके बाद वो सब भागने लगते हैं। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर रयू को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि अपने साथी से बोलो कि वो कैमरा लौटा दे, नहीं तो वो उसको मार देंगे। रयू को पता चल जाता है कि आर्मी ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो जर्जन से इंग्लिश में बोलता है कि ये कैमरा इन्हें मत देना, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कोरिया की सच्चाई दुनिया को दिखानी है। ये सुनने के बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि ऑफिसर ने रयू को मार दिया है। इसके बाद जब वो भागते हैं तो किम नीचे गिर जाता है, लेकिन जर्जन उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों बचते बचाते घर वापस आ जाते हैं, जहां किम को टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली थी और उसे इस वक्त तक घर पहुंच जाना चाहिए था। वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान होता है। अगले दिन जर्जन किम को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि उसे जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहिए ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। किम उसकी बात मान लेता है और वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए किम को बहुत गिल्टी फील होता है कि वो कोरियन होने के बाद भी अपने लोगों की मदद नहीं कर रहा, जबकि जर्जन दूसरे देश से आकर कोरियन आर्मी की सच्चाई दुनिया को बताना चाहता है। इसलिए वो वापस अपनी टैक्सी घुमा लेता है
और उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां सभी घायल लोगों को एडमिट किया गया था। वो देखता है कि उसके काफी सारे टैक्सी ड्राइवर घायल होते हैं। वो उनकी मदद करता है। तभी जर्जन वहां आ जाता है। इसके बाद किम उससे कहता है कि तुम्हें अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने सबूत हो चुके हैं कि कोरियन आर्मी की सच्चाई लोगों के सामने आ सके। इसके बाद जर्जन भी उसकी बात से अग्री करता है। फिर किम जर्जन को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और जंगलों के थ्रू वहां से निकलने लगता है। लेकिन वहां मौजूद चेकपोस्ट की आर्मी उन्हें रोकने लगती है। लेकिन एक ऑफिसर उन्हें पहचान लेता है। फिर भी वो उन दोनों को वहां से जाने देता है, क्योंकि वो ऑफिसर भी इस बात को जानता है कोरियन आर्मी जो कुछ भी कर रही है वो सब गलत है और कोरियन आर्मी की असलियत दुनिया के सामने आनी चाहिए। जब किम वहां से जाने लगता है तो आर्मी के पास एक कॉल आती है कि 2 लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं और उनमें से एक न्यूज रिपोर्टर है। इसके बाद आर्मी किम की टैक्सी को रोकती है, लेकिन किम वहां से भाग निकलता है। वो ऑफिसर काफी देर तक उनका पीछा करता है, लेकिन किम अपनी टैक्सी को और तेज भगाने लगता है। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। जर्जन किम से उसका नाम और पता लिखने के लिए बोलता है। पहले तो किम हेजिटेट होता है, लेकिन बाद में वो अपना नाम और पता लिख देता है। जर्जन उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वैसे तो उसकी फ्लाइट कल सुबह की थी, लेकिन वो रात की फ्लाइट से ही जापान जाना चाहता है, क्योंकि कोरिया आर्मी कभी भी उसे पकड़ सकती है। फिर वो किम को अलविदा करता है और वहां से चला जाता है। आर्मी ऑफिसर सियोल एयरपोर्ट पर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक जर्मन आदमी है, उसे फ्लाइट में बैठने ना दिया जाए। लेकिन जर्जन पहले ही वहां से चला जाता है और वो जापान जाने के बाद सारी रिकॉर्डिंग न्यूज एजेंसी को दे देता है और रिकॉर्डिंग को टीवी पर टेलीकास्ट कर देता है, जहां पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कोरिया में क्या हो रहा है और कैसे वहां की आर्मी वहां मौजूद आम लोगों को टॉर्चर कर रही है। और इस तरह से पूरी दुनिया के सामने कोरियन आर्मी की सच्चाई आ जाती है और ग्लोबल प्रेशर पड़ने की वजह से वहां की आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद माहौल शांत हो जाता है। वही किम भी सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है और रेंट के पैसे भी दे देता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत गए चुके हैं और जर्जन पूरे 20 साल बाद वापस कोरिया आता है, क्योंकि कोरिया के लोग उसे सम्मानित करना चाहते हैं। अब वो काफी बूढ़ा हो गया है। फिर वो एक स्पीच देता है जिसमें वो किम का जिक्र करता है कि कैसे किम ने उसकी मदद की थी और किम की वजह से ही वो ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाया था। इसके बाद जर्जन काफी कोशिश करता है कि वो किम से मिल सके, लेकिन किम ने जो नाम और पता उसे दिया था वो गलत था, जिस वजह से वो आज तक उससे नहीं मिल पाया। इसके बाद किम न्यूज़पेपर को देखता है जिसमें वो जर्जन की स्पीच पढ़ता है, जो कि सारी उसी के बारे में थी। वो भी बोलता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहूंगा, लेकिन किम उससे नहीं मिलता, क्योंकि किम ये बात जानता है कि अगर वो उससे मिला तो जर्जन उसे पैसे देगा और वो पैसे लेना नहीं चाहता। इसी के साथ वो वहां से अपनी टैक्सी लेकर चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सेफ रहे। जय हिंद।